बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने अगले लेक्चर का स्टार्ट लेंगे। चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का टॉपिक जो है वो पिछले टॉपिक्स के कंटिन्यूएशन में है। हमने पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बात की थी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में स्पेसिफिकली टिन प्लेटिंग के बारे में बात की थी। आज जो हम बात करेंगे हम जिंक प्लेटिंग के बारे में बात करेंगे, सिल्वर प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लेटिंग का तो फिनोमेना आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा कि एक मेटल जिसमें रस्टिंग हो रही है या कोरोजन हो रही है उस मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर लगाना सिंपली इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो अलग अलग मेटल्स की होती है। अलग अलग मेटल्स अलग अलग हद तक कोरोड होते हैं, रस्ट होते हैं। ठीक है, और उनके लिए या फिर दूसरे यूजेस के हिसाब से, जैसे हमने फूड इंडस्ट्री की बात की थी, तो उसके हिसाब से फिर हम ये देखते हैं कि कौन से मेटल्स जो है वो नुकसानदेह हो सकते हैं, कौन से मेटल्स जो है वो नुकसानदेह नहीं हो सकते। तो एक एक्सटेंट होता है, एक हद होती है, उसके बेसिस पे हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग सजेस्ट की जाती है या होती है। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे वो सबसे पहले हम जिंक की प्लेटिंग देखेंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो प्रोसेस तो आपको समझ आ गया होगा। हम सिंपली इनके रिएक्शंस देखेंगे कि रिएक्शन वहाँ पे क्या क्या होते हैं, यानी एनोड पे क्या हो रहा होता है, कैथोड पे क्या हो रहा होता है और ओवरऑल जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, जिसके रिजल्ट में हमें प्लेटिंग मिलती है या किसी मेटल की लेयर मिलती है। तो आज जो हम देखेंगे वो जिंक प्लेटिंग है। जिंक प्लेटिंग में हमारे पास सोल्यूशन है जिंक क्लोराइड का। ठीक है, जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन जो कि है सॉलिड फॉर्म में, लेकिन आपको पता है कि सॉलिड फॉर्म में कोई कंडक्टिविटी नहीं होती और ये जो सारा हम प्रोसेस करते हैं प्लेटिंग का भी, वो भी हम किसके थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू करते हैं, है ना। हमें एक सेल चाहिए होता है, हम उसके थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो जब इसका ब्रेकडाउन होता है, आपको ये साइन नजर आ रहा होगा, ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए साइन। रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब है कि जब जिंक क्लोराइड अपने कंपोनेंट्स में टूटेगा तो हमारे पास जिंक आयंस बनेंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होंगे। और जब ये जिंक जो कि आयनिक फॉर्म में है वो दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास वापस क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड का कंपाउंड बन जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास एक पूरा रिएक्शन। अब देखते हैं कि अगर इसी का सोल्यूशन बना के हम सेल में प्लेस कर दे तो हम क्या देखेंगे कि कैथोड पे क्या हो रहा है और एनोड पे क्या हो रहा है। अच्छा जी, तो एनोड पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। आप देखो यहाँ पे जिंक के इलेक्ट्रॉन्स पूरे थे और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो एज अ रिजल्ट ये कन्वर्ट हुआ आयनिक फॉर्म में और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे फ्री आ गए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम हमेशा कैसे रेफर करते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जब इलेक्ट्रॉन कोई दे देता है तो वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एनोड पे जिंक प्लेटिंग में ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है। किस फॉर्म में हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हो रहा है। कौन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहा है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहा है। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए फारिग, तो ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, एक पूरा प्रोसेस है, कोई ना कोई आयनिक फॉर्म में होगा तो उन्होंने जो है इसको क्या करना है, अपनी तरफ खींच लेना है। अच्छा, अब यही जो आयन है जो एक्वस फॉर्म में है ये कैथोड पे जाके उन इलेक्ट्रॉन्स को वापस से गेन करेगा। ठीक है, एनोड पे जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है, और खुद को कन्वर्ट कर दिया किसमें, आयनिक फॉर्म में। कौन सा आयन आ रहा है, उस पे प्लस का साइन आ रहा है, यानी उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब उसने खुद को इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कर दिया, यानी अब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लूज किए
उन इलेक्ट्रॉन के पास कैथोड पे जाके वापस उन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करेगा। इससे होगा क्या कि कैथोड पे जो कॉपर या वो मेटल है जिसकी रस्टिंग हो रही है, जिसकी कोरोजन हो रही है, वहां पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे और वहां पे हमारे पास जिंक प्लेटिंग हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? एनोड पे अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना और फिर कैथोड पे जाके वही इलेक्ट्रॉन्स वापस गेन करने का मकसद ये है कि जो कैथोड पे हमारे पास प्लेट है, यानी जिस चीज की हम प्लेटिंग करना चाह रहे हैं, जो कि कोरोड हुआ है, वो मेटल जो है वो यहाँ पे प्लेस हुआ है और ये जो जिंक है, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इसका यहाँ पे सारा क्लाउड बन जाएगा और ये जिंक जो है इसकी कोटिंग हो जाएगी उस दूसरे मेटल पे। तो क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्या यहाँ पे रिडक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन के लिए हमने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन के लिए हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई यहाँ पे ये जो जिंक था आयनिक फॉर्म में, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री घूम रहे थे, तो इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए ना, खुद में गेन कर लिए ना, तो हमारे पास एज अ रिजल्ट जिंक सॉलिड की फॉर्म में आ गया था। तो इसका मतलब यहाँ पे कैथोड पे हमारे पास हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। क्लियर? और इन दोनों को साइमल्टेनियसली जब किसी एक ही प्रोसेस में, एक ही रिएक्शन में हो रहे थे, तब हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यूजुअली सेल्स में रिडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं। ठीक है, किसी एक एंड पे रिडक्शन हो रही होती है तो दूसरे एंड पे हमारे पास क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो क्लियर हो गई कि जिंक की प्लेटिंग रिएक्शन के फॉर्म में अगर देखें तो कैसे होती है। अच्छा जी, फिर हम देखेंगे कि जिंक प्लेटिंग जो है वो ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो केमिकल्स यूज होते हैं वो कम नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो कम नुकसानदेह होते हैं एज कंपेयर टू बाकी सारे फॉर्म ऑफ प्लेटिंग। ठीक है, नुकसानदेह हर एक है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, लेकिन जिंक के बारे में हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कंपैरिजन कर ले तो कंपैरेटिवली जिंक जो है वो थोड़ा सा नुकसानदेह है और बाकी जो प्लेटिंग्स होती हैं वो जिंक के मुकाबले में ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो इसलिए जिंक की प्लेटिंग जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। सही? अच्छा, और दूसरी वजह ये है कि ये घरों में, छोटे छोटे शॉप्स में भी हो सकती है। अब हर प्लेटिंग हम घर में नहीं कर सकते, हम किसी छोटे से शॉप में नहीं कर सकते। कुछ प्लेटिंग्स जो होती है वो कमर्शियली होती है, यानी उनके लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चाहिए होती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जिंक प्लेटिंग के बारे में हम ये कह रहे हैं कि जिंक प्लेटिंग जो है वो हम घर में भी कर सकते हैं और किसी छोटी सी दुकान में भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? इकोनॉमिकल है। ठीक है, ये बजट के अंदर हो सकता है। अच्छा जी, फिर कॉमन यूज अगर हम देखें जिंक प्लेटिंग का, तो एक ये भी है वजह जिसकी वजह से वो किया जाता है कि ये ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल का मतलब क्या है? कि ये ज़्यादा अरसे तक रहता है, यानी आपने जिंक प्लेटिंग कर ली तो काफ़ी अरसे तक वो जिंक प्लेटिंग की वजह से जिस भी मेटल की आपने प्लेटिंग की है वो रस्ट नहीं होगा। वो जो हमने कहा था ना कि ये जो प्लेटिंग होती है वो क्या करती है? वो एक लेयर बना देती है एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर और मेटल के दरमियान। कौन सा मेटल? जिस मेटल में कोरोजन हो रही है। तो ये लेयर जो है, ये लेयर रिएक्ट करने नहीं देती। तो हम क्या कह रहे हैं कि जिंक की जब प्लेटिंग होती है तो वो ड्यूरेबल होता है, यानी वो जो लेयर है वो काफ़ी अरसे तक अपना फंक्शन करती है। ठीक है जी। और एक और बात जो है वो ये है कि ये इनएक्सपेंसिव है, यानी ये सस्ता और टिकाऊ तरीका है। किसका? रस्ट से या कोरोजन से बचने का। और रस्ट और कोरोजन से बचने के लिए किसका? स्टील की जब हम बात करते हैं तो स्टील को कोरोजन और रस्ट से बचाने के लिए हमारे पास सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा अरसे तक टिकने वाला
जो प्लेटिंग होती है वो होती है जिंक की प्लेट। क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक और एडवांटेज जो है वो जिंक प्लेटिंग की ये है कि जो भी मेटल जो है डैमेज हो गया होता है या करोड हो गया होता है तो उसका मतलब उसकी लेयर जो है वो स्क्रैच हो जाती है। आप जब वो लोहे के पाइप्स भी देखते हो तो जिधर जंग लगा होता है, आपने नोट किया होगा, उधर वो पूरी लेयर नहीं होती, वो ऐसा खुरदुरा सा हो जाता है जैसे उसकी लेयर निकल रही हो। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि जो मेटल खराब हो गया होता है रस्टिंग की वजह से या कोरोजन की वजह से, उस मेटल के ऊपर की लेयर जो है वो डैमेज हो जाती है ना, उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो जिंक जब रिएक्ट करता है उस मेटल के साथ, एयर के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वो एक और प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है। यानी जो मेटल खराब हो रहा था, जिसकी कोरोजन हो रही थी, उसकी अपनी लेयर तो खराब हो गई, लेकिन जिंक ने क्या किया, उसने एयर के साथ रिएक्ट किया और उस मेटल के ऊपर अपनी एक और प्रोटेक्टिव कोटिंग बना दी, ताकि मज़ीद जो उसकी लेयर है वो ख़राब ना हो, मज़ीद उसमें स्क्रैचेस ना पड़े, मज़ीद उसकी लेयर जो है वो डैमेज ना हो। ठीक है जी, तो ये एक और एडवांटेज हो गया। फिर हम क्या कह रहे हैं कि जिंक प्लेटिंग जो है वो प्रोटेक्ट करती है और इम्प्रूव करती है फेरस मेटल्स के अपीयरेंस को, जिसमें से आयरन और स्टील दोनों आ जाते हैं। ठीक है, आपको पता है आयरन मेटल है और स्टील जो है वो हमारे पास एलॉय है, लेकिन ये भी आयरन Fe से बना हुआ है और स्टील जो है वो भी प्रोडक्ट है किसका, फेरस का, है ना। तो इन दोनों के लिए जो जिंक प्लेटिंग होती है वो यूज होती है कि इनको प्रोटेक्ट भी किया जा सके, और अगर हमने इनकी अपीयरेंस अच्छी बनानी हो, उनको खूबसूरत बनाना हो, तब भी हम क्या यूज करते हैं, जिंक प्लेटिंग यूज करते हैं। और एज अ कोरोजन बैरियर भी यूज करते हैं। अगेन सेम बात होगी कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी और उसको अच्छा दिखाने के लिए भी, दोनों कंडीशंस में हम जिंक प्लेटिंग यूज करते हैं। किसके लिए, फेरस मेटल्स के लिए, जो भी मेटल्स जो है वो फेरस के बने होते हैं उनके लिए। अच्छा, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने कहा था कि कोरोजन जो होती है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से होती है, वो मॉइस्चर की वजह से होती है ना। तो जैसे पानी में कोई चीज़ रखते हो ज़्यादा अरसा, और पानी अगर आप ना सुखाओ किसी बर्तन का, स्टील का या किसी लोहे के पाइप वगैरह में भी, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, जंग लग जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है, दो फैक्टर्स, वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि मॉइस्चर के फॉर्म में आते हैं, और ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, उनके साथ रिएक्ट करने की वजह से ही मेटल्स कोरोड होते हैं, है ना। तो उनको बचाने के लिए अब वापस हम क्या यूज कर रहे हैं, अगेन मेटल की ही कोटिंग यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा मेटल जो कि रेजिस्टेंट हो कोरोजन से। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो सबसे मेन इसका एडवांटेज है, जो सबसे बड़ा फायदा है, वो ये है कि ये इफेक्टिव होता है मॉइस्चर कंडीशंस में भी। ठीक है, ह्यूमिडिटी में भी, मॉइस्चर कंडीशंस में भी, यानी जहाँ पे नमी हो वहाँ पे भी जिंक प्लेटिंग जो है वो अपना काम जारी रखता है, अपना काम जो है वो कम नहीं करता। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आपको पता है कि जो कोरोजन है वो हो ही इसी वजह से रही है, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर की वजह से। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा मौसम है, जैसे आप कराची को देख लो, वहाँ पे नमी होती है, तो वहाँ पे भी जिंक की प्लेटिंग जो है वो अच्छी खासी काम कर जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें क्या शो हो रहा है कि एक मेटल, ठीक है, जिसकी पूरी लेयर खराब हो गई है। आप देखो यहाँ पे रस्टिंग हो रही। ठीक है, इस डायग्राम में क्या है कि आपको जिंक प्लेटिंग का इफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखो आपके पास एक मेटल है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। किस वजह से, कोरोजन की वजह से, रस्टिंग की वजह से। लेकिन ये जो है ये उसके बाद की हालत है, जब उस पर हमारे पास जिंक कोटिंग हो जाती है, तो तब वो कुछ ऐसा दिखता है। और तब जो है आप देखो इसके सरफेस में बहुत फ़र्क है। ठीक है, इसकी सरफेस जो है वो भी ठीक हो जाती है, यानी वो जो हमने कहा था ना कि जिंक जो है वो एयर के साथ रिएक्शन करता है
और उसकी सरफेस को ठीक कर देता है, अपनी एक कोटिंग बना देता है। तो वो कोटिंग भी आपको नज़र आ रही है और ये जो है ये काफ़ी अरसे तक फिर ख़राब भी नहीं होता। यहाँ पे भी आपके पास आप देखो यहाँ पे क्या हालत हुई है इस पुर्जे की, है ना, या फिर इस पुर्जे की। लेकिन इसकी जब हम प्लेटिंग करते हैं तो उसकी हालत काफ़ी बेहतर हो जाती है। यानी इसका ये मतलब है कि अगर मेटल की रस्टिंग हो रही है या कोरोजन हो रही है तो हम उसको ज़ाया नहीं कर रहे, ठीक है, हम उसको ज़ाया नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस पे एक और मेटल की लेयर चढ़ा के उसको हम वापस यूटिलाइज कर रहे हैं, हम उसको यूज़ में ला रहे हैं। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? तो यहाँ तक आई होप आपको जिंक प्लेटिंग क्लियर हो गई होगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने ये कहा था कि एक प्लेट, एक जो मेटल होता है, अगर वो रस्ट हो रहा है, उसमें कोरोजन हो रहा है, क्यों हो रहा है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की वजह से या मॉइस्चर की वजह से जब वो ख़राब होता है तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम एक मेटल जो कि ख़राब हो रहा है उसको एक और मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, जो कि रिलेटिवली अगर हम मुकाबले में देखें तो ऑक्सीजन के साथ कम रिएक्ट करता हो, तो इसलिए हम उस मेटल की उस पर लेयर चढ़ा देते हैं। ये तो होगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग में स्पेसिफिकली क्या होता है कि जो भी मेटल ख़राब होता है, यहाँ पे हमने कौन सी एग्जांपल ली थी? हमने आयरन की एग्जांपल ली थी और एक उसके एलॉय की एग्जांपल ली थी जो कि है स्टील। तो उन दोनों की कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं? जिंक प्लेटिंग यूज़ करते हैं। वजह क्या है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, सस्ता है, ठीक है, ज़्यादा अरसे चलता है, और इसमें जो है आप जो कोटिंग करते हो उसमें अगर डैमेज हो गई होती है लेयर उस मेटल की तो उस लेयर को भी ठीक कर देता है खुद एयर के साथ रिएक्ट करके, और बैरियर बना देता है किसके दरमियान? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के दरमियान और उस मेटल के दरमियान जो कि ख़राब हुआ होता है। तो यहाँ पे ये सारी यूजेस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट यूज उसकी क्या है कि वो जो है बाकी मेटल्स के मुकाबले में कम नुकसानदेह है, ठीक है, बाकी मेटल्स के मुकाबले में कम नुकसानदेह हैं, और ह्यूमिड या मॉइस्ट जहाँ पे मौसम होगा वहाँ पे भी ये अपना काम करता है। तो वहाँ पे मोस्टली जो है मेटल्स फिर नहीं टिक सकते, क्योंकि जिस भी मेटल की आप प्लेटिंग करोगे वो भी वापस एक्सपोज होगा उस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को। लेकिन जिंक जो है वो फिर भी जो है अपना फंक्शन पूरा करता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।